दृष्टि एज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख टॉक्सिक डिजास्टर ऑन विशाखापत्तनम गैस लीक और द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख कॉशनरी टेल के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल जीएस पेपर 3 के आपदा प्रबंधन खंड से जुड़ा है। आइए लेख की शुरुआत करते हैं। वाइजैक गैस लीक, भारत में रासायनिक आपदा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया नामक कंपनी में स्टायरीन गैस लीक का मामला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में दर्जन भर लोगों की मौत हो गई है और भारी संख्या में लोग बीमार पड़ गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित पेपर मिल में भी विषैली गैस के रिसाव का मामला प्रकाश में आया। इस हादसे में 7 लोग चपेट में आए। मिल में टैंक की सफाई के दौरान गैस लीक होने की बात सामने आ रही है। कहने की जरूरत नहीं कि इस जानलेवा गैस रिसाव के बाद हुई जनधन की हानि ने एक बार फिर उद्योगों के सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना ने एक बार फिर से 36 साल पहले हुए भोपाल गैस हादसे की दुखद यादें ताज़ा कर दी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के रिसाव से हजारों लोगों की जान चली गई थी। हजारों लोग उस त्रासदी का खामियाजा विकलांगता और अन्य गंभीर रोगों के रूप में आज भी भुगत रहे हैं। विशाखापत्तनम की हालिया घटना से पता चलता है कि हमने दुनिया की बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में शुमार भोपाल गैस त्रासदी से कोई सबक नहीं सीखा। भोपाल की घटना के बाद कई कानून बने, लेकिन विडंबना है कि औद्योगिक दुर्घटनाओं से सुरक्षा जैसे गंभीर मसले पर हम अभी तक संजीदा नहीं हो सके हैं और हमेशा ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं के बाद ही देश में विचार विमर्श का दौर शुरू होता है। यानी कहीं न कहीं देश में कानून के बेहतर क्रियान्वयन का अभाव है। दूसरी तरफ सघन आबादी के बीचों बीच ऐसे केमिकल कंपनियों की स्थापना होना भी चिंता का विषय है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड की तरह एलजी पॉलीमर्स भी घनी आबादी के बीच स्थित है। इससे नागरिकों की सुरक्षा की चिंता के स्तर का भी पता चलता है। सवाल है कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ रोजगार की उम्मीद से तो देखा जाता है, लेकिन नागरिकों की जान की कीमत पर कंपनियों की स्थापना सरकार और प्रशासन में गंभीरता की कमी को दिखाता है। जाहिर है सरकार को कई मोर्चों पर संजीदगी से विचार विमर्श करने की जरूरत है। आइए सबसे पहले पूरे मामले पर एक नजर डालते हैं। जिस कारखाने में गैस लीक का हादसा हुआ है वह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम सिटी से 15 किलोमीटर दूर गोपालपट्टनम में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई। इस कंपनी का नाम एलजी पॉलीमर्स इंडिया है। यह मूलतः दक्षिण कोरियाई कंपनी है। 1961 में इस कंपनी की स्थापना हिंदुस्तान पॉलीमर के नाम से हुई थी, लेकिन बाद में कोरियाई कंपनी एलजी केमिकल द्वारा ओवरटेक कर लेने के बाद इस कंपनी का नाम एलजी पॉलीमर्स इंडिया हो गया। यह कंपनी पॉलीमर के क्षेत्र में विकास, निर्माण और सेवाओं का नेतृत्व करती है। यहाँ पॉलीस्टीरीन और प्लास्टिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। दरअसल पॉलीस्टीरीन स्टायरीन नामक एक कार्बनिक यौगिक का बहुलक यानी पॉलीमर होता है। स्टायरीन का केमिकल फार्मूला C8H8 होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्टायरीन कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक यानी एक हाइड्रोकार्बन है और यह बेंजीन यानी C6H6 का व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव है। इसे एक तरल के रूप में कारखानों में संग्रहित किया जाता है, लेकिन यह आसानी से वाष्पित हो जाता है। इसे 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखना पड़ता है। स्टायरीन मुख्य रूप से एक सिंथेटिक रसायन है। इसे विनाइल बेंजीन, इथेनाइल बेंजीन या फिनाइल इथिलीन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक रंगहीन एवं ज्वलनशील तरल है और इसमें एक मीठी गंध होती है। इसमें अक्सर दूसरे रसायन मिलाए भी जाते हैं जो इसे एक तेज और अप्रिय गंध देते हैं। यह कुछ तरल पदार्थों में घुल जाता है, लेकिन पानी में आसानी से नहीं घुलता। स्टायरीन के अल्पकालिक संपर्क से सांस संबंधी समस्या, आंखों में जलन आदि समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जबकि दीर्घकालिक संपर्क होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है और कुछ मामलों में तो ल्यूकेमिया भी हो सकता है। स्टायरीन से उत्पन्न होने वाले लक्षणों में सिरदर्द, थकान, कमजोरी महसूस करना आदि हैं। यही कारण है कि इसका रिसाव स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। आइए अब भारत में रासायनिक आपदा से संबंधित हादसों के इतिहास पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के मुताबिक भारत में बीते वर्षों में 130 रासायनिक दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं। इन घटनाओं में 250 से ज्यादा मौतें हुई हैं। आंध्र प्रदेश की ही बात करें तो औद्योगिक दुर्घटनाओं के मामले में यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र का ट्रैक रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है।
1997 में HPCL रिफाइनरी विस्फोट में 60 लोग मर गए थे। वहीं 2012 में एक स्टील प्लांट में ऑक्सीजन हाउस विस्फोट के कारण 19 लोग हताहत हुए थे। दिसंबर 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की बड़ी औद्योगिक घटनाओं में से एक है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस लीक हो गई थी। इस हादसे में 5 लाख से ज्यादा लोग आहत हुए थे। 3000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके ठीक 1 साल बाद दिल्ली में श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स नामक कंपनी में ओलिवियम गैस के लीक हो जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। हालिया वर्षों में पुणे में क्लोरीन रिसाव, भिलाई स्टील प्लांट में गैस रिसाव और रत्नागिरी में अमोनिया गैस रिसाव में भी जनधन की हानि हुई। कुल मिलाकर देखें तो भारत में रासायनिक आपदा का इतिहास पुराना है और यहाँ ऐसे छोटे बड़े हादसे होते रहे हैं, मगर हम इन हादसों से सबक लेकर उद्योगों के सुरक्षा मानकों के प्रति गंभीर नहीं हो सके हैं। अब सवाल है कि क्या भारत में रासायनिक त्रासदी से संबंधित कोई कानून भी है? दरअसल भोपाल गैस त्रासदी के समय रासायनिक घटनाओं के दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई कानून नहीं था। तब भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड ही एकमात्र प्रासंगिक कानून था जिसके तहत अपराधियों की जवाबदेही तय की जा सकती थी। सीबीआई ने शुरू में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत आरोपियों पर केस दर्ज किया। बाद में धारा 304A के तहत आरोप तय किए गए जो लापरवाही के कारण होने वाली मौत से संबंधित है। इसके तहत अधिकतम 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाता है। इस त्रासदी के तुरंत बाद ही सरकार ने पर्यावरण को विनियमित करने और सुरक्षा उपायों तथा दंडों को निर्दिष्ट करने के लिए कई कानूनों को पारित किया। 1985 में द भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 बनाया गया। इसके तहत केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह क्षतिपूर्ति के दावेदारों की ओर से समझौता कर सकती है। यह कानून केंद्र सरकार को भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े दावों को सुरक्षित रखने की शक्तियां प्रदान करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति या मुआवजा के दावों का तेजी तथा न्यायसंगत तरीके से निपटान करने का प्रावधान किया गया। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी बनाया गया। यह कानून केंद्र सरकार को औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरण सुधार के उपाय अपनाने, मानकों को निर्धारित करने और निरीक्षण करने की शक्तियां देता है। 1991 में द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट लाया गया। इस कानून का मकसद खतरनाक पदार्थों से निपटान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करना है। आगे चलकर राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 का भी निर्माण किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाने की अपील सुन सकता है जहां किसी भी औद्योगिक प्रक्रिया पर काम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन अपीलों पर भी सुनवाई कर सकता है जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपनाए गए सुरक्षा उपायों के अधीन उन क्षेत्रों में औद्योगिक कार्यों को अमल में लाया जा सकता है। 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम पर भी मुहर लगी और इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी व शीघ्र निपटान करना था। यह अधिकरण औद्योगिक गतिविधियों के संबंध में भी आवश्यक निर्देश देने का कार्य करता है। यही कारण है कि विशाखापत्तनम की घटना सामने आते ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण सक्रिय हो गया और संबंधित कंपनी पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन चिंता की बात है कि इन तमाम कानूनों के बावजूद देश में छोटी बड़ी ऐसी रासायनिक आपदाओं को रोकने में सरकारें नाकाम रही हैं। फिर सवाल है कि भविष्य के लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए। किसी भी रासायनिक आपदा के कई संभावित कारण हो सकते हैं। ये हादसे कई तरह की त्रुटियां जैसे कि मानवीय कारण, तकनीकी कारण, प्रबंधन संबंधी लापरवाही आदि हो सकती हैं। भोपाल गैस हादसा भी इन्हीं गलतियों का नतीजा था। लेकिन विडंबना है कि ऐसे हादसों की लापरवाही के लिए किसी को भी ऐसे दंड दिए जाने का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है जो दोषियों में डर पैदा करने वाली नज़ीर बन सके। कानूनों को ताक पर रखने का ही नतीजा है कि जिस तरह की समझ और सावधानी भोपाल हादसे के बाद से हमारे औद्योगिक व रिहायशी व्यवहार में आनी चाहिए थी, वह नदारद है। ऐसे में भोपाल हादसे के बाद बने आधे दर्जन कानून और नियमों का बेहतर क्रियान्वयन ही एकमात्र उपाय है। कानूनों पर संजीदगी से अमल तो जरूरी है ही, कुछ कानूनों में जरूरी संशोधन की भी जरूरत है। 2010 में द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट अस्तित्व में आया, लेकिन इस कानून में
केवल न्यूक्लियर दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति की ही पूर्ति करने का प्रावधान है। लिहाजा इस कानून में संशोधन कर गैर न्यूक्लियर दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान भी शामिल किया जाना चाहिए। वहीं दूसरे अन्य कानूनों में सजा की धाराओं को सख्त बनाने की जरूरत है ताकि रासायनिक संयंत्रों में लापरवाही बरतने वालों में डर बना रहे। द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत एक एनवायरमेंटल रिलीफ फंड की भी स्थापना की गई है। इसका मकसद ऐसे हादसों में प्रभावित होने वालों को फौरन राहत पहुंचाना है। लिहाजा इस फंड की राशि का इस्तेमाल विशाखापत्तनम के पीड़ितों को फौरन राहत पहुंचाने में किया जाना चाहिए। उधर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी रासायनिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। मसलन कच्चे माल के रूप में खतरनाक रसायनों का प्रयोग करने वाली कंपनियों को ऑन साइट और ऑफ साइट आपातकालीन योजनाएं बनानी होंगी एवं नियमित मॉक ड्रिल का आयोजन कर इसका टेस्ट करना होगा। कंपनी के पास कुशल मानव शक्ति एवं बेहतरीन अवसंरचना होना चाहिए ताकि किसी भी स्तर पर रासायनिक दुर्घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही साथ कंपनी के लिए सेफ्टी ऑडिट करना भी अनिवार्य किया गया है। इससे इतर ऐसी दुर्घटनाओं में नुकसान को कम करने के लिए जरूरी है कि ऐसे प्लांट आबादी से दूर स्थापित किए जाएं। एलजी पॉलीमर कंपनी के आसपास आबादी की सघनता है और भोपाल हादसे के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कंपनी भी घनी आबादी के बीच ही स्थापित थी। आबादी की यह सघनता ही त्रासदी की वजह बना था। भोपाल हादसे के बाद तैयार किए गए तमाम बचाव या आपदा प्रबंधन के दिशा निर्देशों को भी भुला दिया गया है। शायद ऐसे जहरीले कारखानों के पास बसे लोगों को जागरूक या प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा, या फिर यह जागरूकता प्रयास केवल दिखावा मात्र है, अन्यथा इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत नहीं होती। अब नए सिरे से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कारखाने आबादी के बीच न रहें। ऐसे कारखाने कहीं भी खोलने के बजाय एक निश्चित क्षेत्र में सुरक्षित ढंग से बनाए जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विशाखापत्तनम स्थित एलजी पॉलीमर्स के खिलाफ भी पर्यावरण प्रदूषण समेत कई मामले दर्ज रहे हैं, मगर इन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। दावा यह भी है कि इस कंपनी के पास पेट्रोकेमिकल प्लांट के लिए 1997 और 2019 के दौरान परिचालन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी नहीं थी। यानी कंपनी ने बिना किसी पर्यावरणीय मंजूरी के अपना काम जारी रखा था और लोगों के स्वास्थ्य के साथ धोखा किया जा रहा था, पर किसी को भनक तक नहीं लगी। जाहिर है यह सब कुछ बिना स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत के मुमकिन नहीं। यानी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भी पर्यावरणीय कानूनों को कमजोर कर रही है। एलजी पॉलीमर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ऐसी कंपनियों के आने को रोजगार में इजाफे के रूप में देखा जाता है। मौजूदा कोरोना संकट के बाद चीन के प्रति उपजे अविश्वास के चलते चीन छोड़कर जा रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी मामलों में हमारी सरकारें औद्योगिक और नागरिक सुरक्षा की अनदेखी कर देती हैं। लिहाजा इन कंपनियों की सुरक्षा की जवाबदेही तय किया जाना जरूरी है। यकीनन कोरोना संकट ने बड़ा रोजगार संकट खड़ा कर दिया है, लेकिन सुरक्षा के मानकों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को उद्योगों के सुरक्षा मानकों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकारों, कंपनियों और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे हादसे देश में फिर कभी न हों। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, कानून के बेहतर क्रियान्वयन के अभाव में रासायनिक आपदाओं पर अंकुश नहीं लग रहा है। इस कथन के आलोक में बताएं कि ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं।